हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 9th क्लास की पॉलिटी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो हम जानेंगे कि किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन था, कि आखिर में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन का डिज़ाइन मतलब उसको डिज़ाइन किया गया तो कैसे किया गया। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले जो सवाल आता है कि आखिर में कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, बेसिक क्वेश्चन। और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया होगा, क्या ज़रूरत पड़ी होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी ज़रूरत को जानने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं जो कि है साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल। साउथ अफ्रीका के एक पर्सन हैं जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। ये बहुत ही, जिस तरीके से हमारे यहाँ महात्मा गांधी पॉपुलर हैं उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने 27 साल जेल में बिताई। सिर्फ किस लिए? क्योंकि उन्होंने भेदभाव, जो भेदभाव चल रहा था, जो वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। अब अपार्थाइड सिस्टम क्या था उसके बारे में हम लेटर बाद में जानेंगे। पहले ये जानते हैं कि उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई, इसीलिए उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला, मतलब उन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली। लेकिन फिर और ये कब हुआ, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कब मिला? वो 1964 में मिला उनको। तो नेल्सन मंडेला ने जो वहाँ पे भेदभाव हो रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, और आवाज़ उठाने की वजह से वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ की जो यूरोपियन सरकार थी, यूरोप के लोग वहाँ पे साउथ अफ्रीका में रूल कर रहे थे, तो वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने उनको जेल में डाल दिया और कह दिया कि आपको उम्र कैद की सज़ा है। लेकिन बाद में उनको वो 27 साल बाद निकल के आए और एक रॉबिन नाम का एक आइलैंड है वहाँ पे उनको रखा गया था। अब ये इन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो आखिर में जानते हैं कि अपार्थाइड सिस्टम होता क्या है। अपार्थाइड सिस्टम को जानते हैं हम। अपार्थाइड सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो है एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जिस तरीके से इंडिया में कास्ट के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में रेस के बेसिस पे, और रेस में क्या, कलर के बेसिस पे, कि आप गोरे हो या काले हो या कलर्ड हो, उसके बेसिस पे। तो वहाँ क्या होता था कि जितने भी जो यूरोपियन, जहाँ जो यूरोपियन थे जो यहाँ राज कर रहे थे, वो कह सकते हैं हम 1/4 थे। जो यूरोपियंस थे वो कितने थे? 1/4। और बाकी जो लोग थे 3/4, वो या तो ब्लैक थे या फिर कलर्ड थे। तो ये 1/4 जो लोग थे यूरोप के, वो गोरे थे, गोरे थे कलर में। तो वो लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे, और इन लोगों को, जो काले थे या कलर्ड थे, उनको इन्फीरियर दिखाते थे। तो अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से थे, तो एक तो काले हो गए, ब्लैक, एक वाइट हो गए, जो यूरोपियन थे जो आए थे वहाँ राज करने, जिन्होंने साउथ अफ्रीका पे कब्जा कर लिया और फिर वहाँ पे राज करने लगे। थर्ड जो थे वो कलर्ड पीपल, मतलब ना तो ज़्यादा ही काले ना ज़्यादा ही गोरे, वो सांवले रंग के। और कुछ जिसमें इंडियन आते हैं। इंडियन कौन से होते हैं? कलर्ड पीपल बोले जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से यूरोप ने साउथ अफ्रीका पे कैप्चर किया है, उसी तरीके से ब्रिटेन के लोगों ने इंडिया पे कैप्चर किया था। तो वहाँ के जो इंडियन लोग थे उनको साउथ अफ्रीका ले जाया गया काम के लिए, तो वो लोग वहीं रह गए। तो फिर उन लोगों के साथ भी भेदभाव होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। अगर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो क्या क्या होता था, इन लोगों की सारी चीज़ को सेग्रीगेट कर दिया गया था, मतलब बांट दिया गया था। कालों का, गोरों का टॉयलेट अलग, उनका वॉशरूम अलग, उनके होटल्स अलग, उनके रेस्टोरेंट्स अलग, उनके बीचेस अलग। बीचेस समझ सकते हो? तो कितनी क्रूएलिटी थी कि बीच तक सबके अलग अलग हैं, वाइट के अलग हैं, ब्लैक के अलग हैं। तो लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे। दूसरी चीज़, इनके पास ना तो वोटिंग राइट्स थे, इनके पास कोई भी राइट्स नहीं थे। तब कि ये मेजॉरिटी में 3/4 हैं, लेकिन इनके पास कोई राइट्स हैं, ना ही उनको इज्जत दी जा रही है। एक ऐसा सिस्टम, मैंने एक इंसिडेंस भी सुना है कि अगर वहाँ पे अगर कोई बस में ट्रैवल कर रहा है और अगर कोई वाइट खड़ा है और ब्लैक बैठा हुआ है, तो उस ब्लैक को वो सीट वाइट को देनी पड़ेगी, क्योंकि उनको ये समझाया जाता था कि जो वाइट हैं वो सुपीरियर हैं और तुम इन्फीरियर हो, और तुम गुलामी करने के लिए पैदा हुए हो और तुम वाइट की गुलामी करोगे।
तो उनको ये उनके उनके मन में ये भरा जाता था। लेकिन एक होता है ना कि मतलब सहन करने की भी एक सीमा होती है। इन लोगों ने बहुत सहन किया, लेकिन जब सहन नहीं हुआ तो कुछ लीडर निकल के आए, जैसे नेल्सन मंडेला नाम के लीडर निकल के आए। इन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का विरोध किया। जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो इन्होंने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध किया, रेसिस्टेंस किया इसका। इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दी 1950 के आसपास। इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दी और इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई, एक पार्टी बनाई और या फिर एक ग्रुप बनाया, एसोसिएशन बनाई जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC नाम की एक पार्टी बनाई। और इन्होंने कहा कि अब हम अपार्थाइड सिस्टम को जड़ से हटा के फेंक देंगे। ठीक है, इन्होंने बहुत प्रोटेस्ट की तो आखिर में क्या हुआ, सरकार को इनके आगे झुकना पड़ा क्योंकि ये मेजॉरिटी में थे। तो 1994 में साउथ अफ्रीका से अपार्थाइड जो सिस्टम था उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया। और जो नेल्सन मंडेला थे उनको भी जेल से 1990 में उनको निकाल दिया गया था। 1990 में उनको जेल से निकलवा दिया गया। साथ में 1994 में इलेक्शंस हुए अप्रैल में, और पहली बार जब इलेक्शंस हुए तो जो नेल्सन मंडेला थे उनको वहाँ का उनका लीडर जब इलेक्शन हुए तो वो इलेक्शन में खड़े हुए नेल्सन मंडेला, तो वो वहाँ पे जीत गए। जब वो जीत गए, वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए, तो उन्होंने एक स्पीच दी, उन्होंने एक मैसेज दिया कि बेशक जो गोरे लोग थे उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, और लेकिन अब जब हम एक साथ आ गए हैं, हमने इलेक्शन किया है, हम अपनी सरकार बना रहे हैं, तो हम उनके ऊपर ग्रज नहीं दिखाएंगे कि हम उनके प्रति हम हिंसक हो जाए। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें प्रेम भाव से रहना है, चाहे वो वाइट्स हों चाहे वो ब्लैक्स हो, हम सबको मिलजुल के रहना है। क्योंकि ब्लैक्स के मन में उस टाइम पे इतना क्रोध भर गया था कि वो वाइट्स के साथ कैसे रहेंगे, है ना। और वो अगर वाइट्स उन्हें कहीं दिख भी जाते थे, अगर मान लो उन्होंने इसलिए ये मैसेज दिया कि अगर मान लो इलेक्शन के बाद ब्लैक्स वाइट पे चढ़ गए और उनको मार दिया तो उन्होंने कहा, ये मैसेज दिया कि अब हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, ब्रदरहुड की भावना को बढ़ाना चाहिए, हमें इक्वालिटी की बात करनी चाहिए, हमें फ्रीडम की बात करनी चाहिए। और वो फ्रीडम सबके लिए, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो वाइट हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, सबको बराबरी का हक। तो जो अपार्थाइड सिस्टम को 1994 में उसको हटा दिया गया। अब जब इलेक्शन हो गए, नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट भी चुने गए, तो मान लो आगे चल के कुछ ऐसा हो कि वाइट जो ब्लैक हैं वो वाइट पे चढ़ जाएं, या वाइट भी ब्लैक पे चढ़ जाएं बाद में जाके, तो ऐसा क्या एक प्रूफ है कि ये एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की इक्वालिटी को, एक दूसरे की फ्रीडम को, एक दूसरे की टेरिटरी को रेस्पेक्ट करेंगे? ये कैसे होगा? तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। और वाइट्स ने कहा कि हम बराबरी का अधिकार देंगे सबको। अब तो ब्लैक्स ने भी कह दिया कि ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो हम भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, आप माइनॉरिटी हो, माइनॉरिटी रहो, आपके पास आपकी जो प्रॉपर्टी पहले थी वो अब रहेगी। और लेकिन ब्लैक्स को क्या मिला? इक्वालिटी मिली, फ्रीडम मिला, और ये सारी चीज़ें। वाइट्स को मिला कि उनको मारा नहीं जाएगा, है ना, और उन पर गुस्सा नहीं उतारा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वाइट्स को मिली। तो क्या भरोसा है कि बाद में ब्लैक मुकर जाएं आगे चल के, या फिर वाइट मुकर जाएं? तो इसीलिए उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, एक पेपर पे लिख दिया कि मान लो कि हम इन चीज़ों को रेस्पेक्ट करेंगे। ब्लैक्स ने कहा हम आपकी ये चीज़ों को रेस्पेक्ट करेंगे, और वाइट ने कहा कि हम आपकी इन चीज़ों को रेस्पेक्ट करेंगे। तो वो जो एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, जो कागज़ तैयार हुआ, जिसमें ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट्स, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक सुप्रीम लॉ होता है, एक लॉ होता है, कानून होता है, एक डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे रूल्स, रेगुलेशंस, राइट्स, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं कि और अगर हम उसके रोल की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या रोल होते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले उसने जनरेट किया ट्रस्ट। क्या साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से समझते हैं कि उसने ट्रस्ट जनरेट किया। अब उन्होंने लिख दिया कि हम इस चीज़ को रेस्पेक्ट करेंगे, उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। ब्लैक्स और वाइट ने एग्रीमेंट कर लिया। तो अब जब लिखा हुआ होगा तो बाद में ये बता सकते हैं कि देखो इन्होंने ये इस पर साइन किया था और ये लिख के दिया था, लेकिन ये मुकर रहे हैं, तो उनके पास एक एविडेंस आ जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है? एक ट्रस्ट जनरेट हो रहा है लोगों में कि हाँ, कि ना वो हमारे खिलाफ जाएगा, ना हम उसके खिलाफ जाएंगे, और अगर खिलाफ जाएंगे भी तो उनको पनिशमेंट मिलेगा, सीधी सी बात। तो सेकंड थिंग, हु हैज़ द पावर?
यही जो कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि किसके पास पावर होगी, डिसीजन जो होगा मेन कौन लेगा। जैसे यहाँ प्रेसिडेंट था, यहाँ पे प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला को चुना गया, तो जो प्रेसिडेंट है वो कैसा रूलर होगा और वो कौन कौन से कानून बना सकता है। दूसरी चीज़, वो कौन कौन से डिसीजंस ले सकता है। थर्ड कि लिमिट्स गवर्नमेंट पावर। अब ऐसा नहीं है कि अगर मान लो सरकार अनगिनत अपनी पावर का इस्तेमाल करती रहे, है ना, तो फिर वो डिक्टेटरशिप हो जाएगी दोबारा से कि राजा ने रूल कर लिया और राजा किसी के बारे में नहीं सोच रहा, सिर्फ वो अपने बारे में सोच रहा है, डिक्टेटरशिप में जैसा होता है। तो इसमें पावर्स को लिमिट भी किया जाता है कि अगर सरकार का कोई काम कर सकती है, कोई कानून बना सकती है, तो किस बाउंड्री के अंदर बना सकती है, और किसके हित के लिए बना सकती है, और कहाँ सरकार लोगों के खिलाफ नहीं जा सकती। तो उसके लिए हमारे राइट्स दिए गए कि जो हमारे राइट्स हैं उनको सरकार भी नहीं हटा सकती। फिर एक लास्ट जो है वो है जो हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है वो है हम अपनी एस्पिरेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एस्पिरेशंस मतलब कि जो हमारे मन में आते हैं, हम चाहते हैं इक्वालिटी, हम चाहते हैं सोसाइटी में लिबर्टी, हम चाहते हैं फ्रीडम, हम चाहते हैं फ्रेटर्निटी। तो ये सारी चीज़ें कौन एक्सप्रेस करता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस करवाता है और हम ये चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम ये एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये था हमारा रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बेसिक लॉ या फिर बेसिक डॉक्यूमेंट जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि राइट्स कितने होंगे, सरकार किस तरीके से काम करेगी, सरकार अगर काम कर रही है तो उसकी बाउंड्री क्या होगी, और जो लोग हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे क्या सीख सकते हैं या क्या ले सकते हैं, उन्हें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करी। तो ये था कि किस तरीके से जो साउथ अफ्रीका था वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, जिससे लोग बहुत परेशान थे। लोगों ने इसके खिलाफ एक ANC बनाई, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें नेल्सन मंडेला एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रहे, जिन्होंने अपनी 27 साल ज़िंदगी की सिर्फ जेल में बिता दी इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए। फिर उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई और बाद में उनको छोड़ दिया गया, और 1994 में जो क्या था अपार्थाइड सिस्टम था उसको हटा दिया गया। फिर वहाँ पे इलेक्शंस हुए और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपना, जिसमें सारी चीज़ें बताई गई कि किसके पास पावर होगी, कितनी पावर होगी, लोगों के राइट्स क्या होंगे और लोगों की ड्यूटीज़ क्या होंगी, ये सारी चीज़ें बताई गई। और साथ में ये अगर हम